हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ग्रेच्युटी के बारे में। ग्रेच्युटी क्या होता है और इसका कितना पोर्शन एग्जम्प्ट होता है, किसको एग्जम्प्ट होता है और किसको एग्जम्प्ट नहीं होता है, हमको कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। आपके जितने भी डाउट्स हैं ग्रेच्युटी से रिलेटेड, सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रेच्युटी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ग्रेच्युटी क्या है और ग्रेच्युटी किससे मिलता है बेसिकली। तो ग्रेच्युटी जो है एक वॉलेंट्री पेमेंट है। वो पेमेंट कौन करता है? तो पेमेंट एक एम्प्लॉयर करता है अपने एम्प्लॉय के लिए। क्यों करता है? तो अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड। दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ ने जो सर्विसेज रेंडर की है एम्प्लॉयर को, उसके अप्रिसिएशन के लिए ग्रेच्युटी का पेमेंट करता है एम्प्लॉयर। नाउ-ए-डेज ग्रेच्युटी जो है वो एक नॉर्मल पेमेंट बन गया है, जो मोस्टली सारे एम्प्लॉयज़ के लिए पेमेंट किया जाता है। इनफैक्ट द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रेच्युटी। ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एग्रीमेंट एंटर करते ही हैं एम्प्लॉयज़ के साथ कि वो जो है उनका ग्रेच्युटी पेमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कि हम जो हमको ग्रेच्युटी मिलती है वो एग्जम्प्ट कितना है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ एग्जम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो है मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज। अगर आप मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं और आपको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिला है अंडर द पेंशन कोड रेगुलेशन, तो आपको जो भी ग्रेच्युटी मिला है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, वो फुल्ली टैक्स से एग्जम्प्ट है। आपको कोई भी टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, या फिर मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज होते हैं, या लोकल अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर उनको कोई डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है अंडर टैक्स, अंडर द सेक्शन 10(10)(1). तीसरे हैं अदर एम्प्लॉयज़। अदर एम्प्लॉयज़ में भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर आप अदर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो यहाँ पे ही है जो कैलकुलेशन आता है कि कितना एग्जम्प्ट पोर्शन है और कितना टैक्सेबल पोर्शन है। तो यहाँ पे अदर एम्प्लॉयज़ में टोटल 2 कैटेगरी है। पहला है कि अगर आप कवर्ड हैं अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप नहीं कवर्ड हैं अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कवर्ड हैं अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 तो आपका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर दिया गया है, 3 तरह से आपको कैलकुलेट करना है। इन तीनों में जो कम वाला अमाउंट आएगा कैलकुलेशन के बाद, उतना अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंड ऑफ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला लमसम अमाउंट दे दिया है 20 लाख रुपीज़। दूसरा है आपने एक्चुअल में ग्रेच्युटी कितना रिसीव किया है। तीसरा जो है बेसिकली यहाँ पे जो है कैलकुलेशन का पार्ट आ जाता है। तीसरा पार्ट कहता है 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। दैट मीन्स कि जो आपने लास्ट सैलरी ड्रॉन की है उसके 15 डेज सैलरी, उसका 15 डेज सैलरी हम कैलकुलेट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीटेड सर्विस, मतलब जितना आपने सर्विस कंप्लीट किया है, जितना ईयर ऑफ सर्विस आपने कंप्लीट किया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो मैं आपको वीडियो के नीचे बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अभी यहाँ पे नोट क्या है कि सैलरी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सैलरी के लिए आपको 2 चीज़ें ऐड करनी होगी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो होता है वो महंगाई भत्ता होता है जो ओवर एंड अबव बेसिक सैलरी पे आपको मिलता है। और अगर आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पे 15 दिन सैलरी लेनी है, इसलिए आप जो महीने का पूरा दिन काउंट करेंगे उसको 26 डेज लेंगे। दैट मीन्स आप कंसीडर करेंगे कि एक महीने में 26 दिन होते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे 15 दिन की सैलरी जो है आपको कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि आप कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, तो कैलकुलेशन कैसे होगा। सेम कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अगर आपको रिसीव्ड होता है किसी भी एम्प्लॉय को,
अब कब रिसीव हो रहा है, रिटायरमेंट के बेसिस पे, रिटायरमेंट के बाद आपको रिसीव्ड हो रहा है, या फिर टर्मिनेट हो रहे हैं तब रिसीव्ड हो रहा है, या फिर ग्रेचुटी आपके विडो को रिसीव्ड हुआ, आपके बच्चे को रिसीव्ड हुआ, या फिर आपके किसी डिपेंडेंट को रिसीव हुआ आपके मरने के बाद, तो वो एग्जम्प्ट है कितना, इन तीनों कैलकुलेशन करने के बाद जो कम वाला अमाउंट रहेगा उतना एग्जम्प्ट है, बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे भी बोल दिया गया है पहले 20 लाख। दूसरा ऑप्शन, दूसरा कैटेगरी जो है वो है ग्रेचुटी आपने कितना एक्चुअल में रिसीव किया है। एंड तीसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ जाता है कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाफ मंथ सैलरी आपको कंसिडर करना है बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। लास्ट 10 महीने की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसका हाफ मंथ सैलरी करना है। दैट मीन्स 10 महीने की एवरेज सैलरी करेंगे तो आपको 1 महीने की सैलरी मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद उसको हाफ कर देना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फ्रैक्शन जो है वो आपको इग्नोर करना है। अभी आपको समझ में नहीं आया तो नीचे मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नोट आप देख लीजिए, सैलरी में क्या इंक्लूड करना है, तो बेसिकली बेसिक सैलरी करना है और डीएनएस अलाउंस करना है। और अगर आपको कोई कमीशन मिलता है जो कि फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो उस कमीशन को भी आपको कर देना है ऐड। आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा। अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ग्रेचुटी अगर आपको मिला है ड्यूरिंग सर्विस ऑफ, मतलब पीरियड ऑफ सर्विस, दैट मीन्स आप काम कर रहे हैं और आपको ग्रेचुटी मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। यहाँ पे मैंने ऊपर जो बात किया वो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिल रहा है, एक लमसम मिल रहा है बेसिकली, तो वो कैसे टैक्सेबल होगा। अगर आप सर्विस कर रहे हैं और ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं तो फुल्ली टैक्सेबल है, वो एग्जम्प्ट नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव किया है 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स से, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे ग्रेचुटी एग्जम्पशन का, तो वो जो लिमिट है ना वो 20 लाख से ऊपर नहीं हो जानी चाहिए। दैट मीन्स जो एग्जम्प्ट पोर्शन है वो 20 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके। थर्ड पॉइंट है कि आपको कोई ग्रेचुटी मिली है, फॉर एग्जांपल 2 साल में मिली है, पहले साल में किसी दूसरे एम्प्लॉयर ने दिया, दूसरे साल में किसी दूसरे एम्प्लॉयर ने दिया, आपको 2 बार ग्रेचुटी तो मिली है लेकिन अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में मिली है। तो जब आप सेकेंड वाला कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड वाला कैलकुलेट करने के लिए आपने जो फर्स्ट में जितना आपने एग्जाम पोर्शन ले लिया है उतना पोर्शन आपको 20 लाख में से माइनस करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने पहले साल में 10 लाख तक का एग्जाम करवा लिया था और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी आपको दूसरे एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिली, तो जब आप 20 लाख वाली लिमिट देखेंगे ना तो उसमें से 10 लाख पहले माइनस करेंगे, उसके बाद दैट मीन्स जो 20 लाख की लिमिट रहेगी वो हो जाएगी 10 लाख की लिमिट, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर राहुल जो कि 15 जुलाई 2020 को रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने कितना कंप्लीट किया है सर्विस, तो 26 साल 8 महीने सर्विस कंप्लीट की है और उनको ग्रेचुटी मिला है 12 लाख रुपए। जब वो रिटायरमेंट हुए तो उनकी सैलरी क्या थी, बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ थी, डीएनएस अलाउंस 10,000 पर मंथ था, लेकिन जिसमें से 70% ना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था। मतलब आपको 10,000 में से 70% ही यूज़ करना है, मतलब 7,000 यूज़ करना है कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है कमीशन, उनको मिला है 1% ऑफ टर्नओवर और लास्ट 12 महीने का जो टर्नओवर था वो था 1,50,00,000 रुपीज़। ओके। नेक्स्ट है बोनस, उनको मिला है 20,000 रुपये पर एनम हर साल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 40,000 ये पर मंथ है, 10,000 पर मंथ है, जिसमें 7,000 हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद 1% जो है 1,50,00,000 का ये पर ईयर है, इसको हमको मंथ में निकालना पड़ेगा। और जो बोनस है ये भी पर ईयर है, ये अगर ये हमारे कैलकुलेशन में आता है तो इसको भी हमें पर मंथ निकालना पड़ेगा। अभी हमें कैलकुलेट करना है टैक्सेबल ग्रेचुटी। पहला एज्यूम करना है कि ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और कवर नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। दूसरा एज्यूम करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय तो है बट कवर नहीं है। पहले में कवर है तो कैसे कैलकुलेट हो करेंगे, कवर नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देख लिया है, अभी प्रॉपर्ली रीड कर लिया है। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन ये है कि पहला, अगर वो कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, तो आपने क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ लिया है। उसको ग्रेचुटी कितना मिला था, 12 लाख रुपए। अभी एग्जाम्प्ट कैसे रहेगा, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे रूल भी लिख दिया है तीनों। ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड कितना है, 12 लाख रुपए। स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है, 20 लाख रुपए का। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है कि 15 दिन की सैलरी लेना है बेस्ड ऑन लास्ट डाउन सैलरी। जो लास्ट डाउन सैलरी है उसका 15 दिन का सैलरी लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 15 दिन, डिवाइड बाई 26 क्यों किया है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 26 दिन लेना है एक महीने में, इंटू लास्ट डाउन सैलरी इंटू
ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड सर्विस। उसका 15 डिवाइड बाई 26 कर दिया। लास्ट ऑन सैलरी में बेसिक सैलरी ऐड करना है जो कि 40,000 पर मंथ है। उसके बाद डीए ऐड करना है, यहाँ पे 7,000 मैंने किया है क्योंकि 10,000 का 70% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, इसलिए मैंने 7,000 यहाँ पे ले लिया है। इंटू 27 करेंगे, ईयर ऑफ सर्विस कितना था 27, यहाँ पे मैंने 27 कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईयर ऑफ सर्विस जो था वो 27 नहीं था, 26 था, 26 ईयर्स एंड 8 मंथ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन था, 1 सेकेंड मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये 26 ईयर 8 मंथ था, तो यहाँ पे हमको जो है फ्रैक्शन नहीं लेना है, और यहाँ पे ना हमको जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो 6 महीने के ऊपर अगर रहेगा तो हम ईयर जो है वो 1 साल बढ़ा देंगे, ऐसा हमको करना है। तो हमने ऐसा किया हुआ है फिलहाल यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 26 साल का 27 साल कर दिया है यहाँ पे। कितना है तो ये आता है 7,32,115, और इसमें से जो कम है वो हमें कंसिडर करना है एज अ। तो इसमें कम कितना है 7,32,115, तो 7,32,115 कम है, वो हमने माइनस कर दिया 12 लाख में से। 4,67,885 जो है वो टैक्सेबल ग्रेच्युटी है, इस पर टैक्स लगेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि एट द एंड आंसर क्या आता है, तो एट द एंड आंसर जो होता है ना, वो तीसरा वाला पार्ट जो आप कैलकुलेशन करते हैं वही जो है वही आंसर आता है, और उतना पार्ट ही एग्जम्प्ट होता है। अभी हम देखेंगे कि अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो बेसिकली वैसे ही कैलकुलेट करना है हमको। ग्रेच्युटी हमने कितना रिसीव किया है 12 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख रुपए, और यहाँ पे क्या है हाफ मंथ सैलरी, वहाँ पे 15 दिन की सैलरी थी, यहाँ पे हाफ मंथ सैलरी बोला है बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 महीने। लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालना है, फिर उसका हाफ मंथ सैलरी निकालना है, और उसको कर देना है जितना साल हमने सर्विस दी है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे बोला था फ्रैक्शंस जो है उसको इग्नोर करना है, इसलिए हम यहाँ पे 26 साल ही लेंगे, 27 साल नहीं लेंगे। तो पहला मैंने बोला हाफ मंथ सैलरी, मैंने 1/2 कर दिया, हाफ मंथ मतलब 1/2। ओके, उसके बाद बोला है 10 महीने की एवरेज सैलरी। 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमको 10 महीने की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। ओके, तो बेसिक 40,000 इंटू 10 कर दिया, 10 महीने की सैलरी हो गई। 7,000 जो है वो हमारा डियरनेस अलावेंस है 70%, उसका इंटू 10 कर दिया, ये हो गया 10 महीने की सैलरी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कमीशन मिलता है, अगर फिक्स टर्नओवर का कमीशन परसेंटेज रहता है तो वो हमको यहाँ पे लेना पड़ता है। तो 1,50,00,000 का 1% फिक्स कमीशन था टर्नओवर का, उसका अभी 1% जो है वो ईयरली है, इसलिए हमको 10 महीने का निकालना पड़ेगा। तो इंटू 10 डिवाइड बाय 12 कर दिया, ये पूरे 10 महीने की सैलरी आ गई है, जिसमें सैलरी, डियरनेस अलावेंस और कमीशन आ गया। इसका एवरेज निकालना है, 10 महीने की सैलरी आ गई और 10 महीने का एवरेज निकालना है, मतलब डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ईयर ऑफ सर्विस हमने कितना कंप्लीट ऑफ सर्विस दिया हुआ है, 26 साल हमने कंप्लीट सर्विस दिया हुआ है। इंटू करने के बाद इसका आंसर कितना आता है 7,73,500। इसमें से मिनिमम कौन सा है तो 773,500 है, उसको 12 लाख से हमने माइनस कर दिया, और 4,26,500 जो है ये हो गया हमारा टैक्सेबल ग्रेच्युटी, जिसपे आपको टैक्स आएगा, 773 पे नहीं आएगा। ओके, हमारा तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कितना आएगा। तो भाई साहब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 12 लाख रुपए उसको मिला है, और उसको एग्जाम्प्ट होगा 10-10-1 में, और 12 लाख हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो जो टैक्सेबल ग्रेच्युटी होगा वो नील होगा, कोई भी टैक्स पेमेंट करने के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर आपको चार्ट चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट प्रॉपरली यहाँ पे शो कर दिया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्रॉपरली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चार्ट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली इस चार्ट से रिलेटेड आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपके सारे मैक्सिमम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।